हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 सेट्स और ये एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है सेट, अब सेट आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा वर्ड, जैसे सेट्स होते हैं, टी सेट होता है, उसके अंदर केतली होती है, प्लेट होती है, कप होती है। ऑर्नामेंट का सेट होता है, ज्वेलरी सेट जो होता है उसके अंदर नेकलेस होता है, ईयर रिंग्स होते हैं। ऐसे बर्तनों का भी सेट होता है जिसमें कटोरी, चम्मच, थाली, ये वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो सेट जैसे आपकी डेली लाइफ में होता है और सेट होता है कुछ चीज़ों का कलेक्शन, ऐसे ही मैथ्स में भी सेट होता है। तो डेफिनेशन देखिए ज़रा, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। अब यहां जो वेल डिफाइंड है ना, इसका मीनिंग आपको बड़े ध्यान से समझना है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक एग्जैक्ट चीज, यानी जैसे कि सेट ज्वेलरी सेट हुआ, ज्वेलरी सेट के अंदर आपका नेकलेस होगा, ईयर रिंग्स होंगे या टॉप्स वगैरह कुछ होंगे, तो वहां पे उसी से रिलेटेड चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी सेट के अंदर चम्मच या कटोरी आ जाएगी। तो वेल डिफाइंड वही होता है जिसका आंसर अगर हमसे कोई पूछा जाए तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको वेल डिफाइंड के, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते के सारे जो दिन होते हैं ना उनका एक कलेक्शन। अब ये आप किसी से भी पूछ लो कि हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं, हर आदमी यही बोलेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कोई दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, ये जितने भी लोगों से आप पूछोगे ना सब वही जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और कुछ और जवाब दे देगा। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, ईयर में जितने मंथ्स होते हैं आप किसी से भी पूछ लेना, वो सब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ही नाम लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जनवरी फरवरी से दिसंबर तक बोलूंगा और कोई और कुछ और नाम बता देगा। तो ये वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आते हैं। किसी से भी आप पूछोगे सबसे आपको एक ही जवाब मिलेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर AEIOU, ये 5 ही वॉवल्स होते हैं। किसी से भी पूछ लेना आपको यही जवाब मिलेगा, पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो 5 से छोटे नंबर हो गए हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर्स हैं। आप किसी से भी पूछना नेचुरल नंबर 5 से कम, 1, 2, 3, 4, सब यही जवाब देंगे। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, इसमें ना कुछ आप हटा सकते हो ना कुछ बढ़ा सकते हो, यही जवाब आपको सबसे मिलेगा। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स, पहले 3 इवन नंबर्स, 2 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 6 होता है। तो 2, 4, 6 यही 3 नंबर्स हैं इवन जो सबसे पहले आते हैं। तो ऐसा कलेक्शन जो आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, वो वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आता है। अब नॉट वेल डिफाइंड को भी समझ लीजिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट एक्टर्स। अगर मेरे से कोई पूछे कि आपके नज़र में 3 बेस्ट एक्टर्स कौन है, तो मैं अपने 3 बेस्ट एक्टर्स बता दूंगा जो मुझे पसंद होंगे या जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे एक्टर्स होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप भी वही बताओ जो मैंने बताई है, या किसी और आदमी से पूछें तो वो अपने हिसाब से किसी और एक्टर्स का नाम ले सकता है, उसकी नज़र में कोई और एक्टर्स अच्छे हो सकते हैं। ऐसी कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और ये कभी ख़त्म नहीं होते, अप टू इन्फिनिटी होते हैं। अब 5 नेचुरल नंबर पूछे हैं, 5 में कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं 1, 2, 3, 4, 5 बोल सकता हूँ, आप 7, 8, 9, 10, 11 बोल सकते हो, कोई और कुछ और बोल सकता है, 100, 200, 300, 400, 500। तो ये तो पर्सन टू पर्सन इसका जो जवाब है वो चेंज हो सकता है ना। तो ये नॉट वेल डिफाइंड है, इसका एक ही जवाब नहीं है, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, अलग अलग आदमी अलग अलग जवाब दे सकता है। ऐसी कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट प्लेयर्स, 3 बेस्ट प्लेयर्स, मुझसे कोई पूछेगा तो जो मेरी नज़र में 3 बेस्ट प्लेयर होंगे मैं उनका नाम बोल दूंगा। आपके कोई फेवरेट प्लेयर अलग होंगे, आपकी नज़र में बेस्ट प्लेयर्स अलग होंगे, आप किसी और का नाम ले सकते हैं। तो ये नॉट वेल डिफाइंड जो होते हैं ये वो होते हैं जहां पे पर्सन टू पर्सन आपका जवाब अलग हो सकता है, अपनी अपनी राय के, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से। तो यहाँ पे जो सेट की डेफिनेशन है उसके अंदर ये वेल डिफाइंड जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट बोला जाता है मैथ्स की लैंग्वेज के अंदर। तो ये तो होता है सेट।
अब आते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मैथ्स के अंदर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, इसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने ए एग्जांपल बनाया है, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वोवल्स हैं उनका सेट। अब वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप देखना ध्यान से कि रोस्टर फॉर्म में सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहली बात कि सेट का कोई नाम होता है, हम उसे नाम से डिनोट करते हैं और जो सेट का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। लेट्स सपोज जिस सेट में मैं ये दिखाऊंगा उसका नाम मैं वी रख रहा हूं, तो वी इज इक्वल टू, उसके बाद यहां पे ये ब्रेसिस लगता है, ये कर्वी जो ब्रैकेट होता है ये स्टार्ट होता है और इसके अंदर हम ये लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ और ये यू, ये 5 ही होंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। ये तरीका होता है रोस्टर फॉर्म। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सारी की सारी ध्यान में रखनी है, वो मैं देखिए बताता हूं आपको। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट्स आए, एलिमेंट्स आए या मेंबर्स आए तो उसका मतलब एक ही होता है। और ये जो होते हैं ना ए, ई, आई, ओ, यू, ये एलिमेंट्स हैं। इन्हें आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो और मेंबर्स भी बोल सकते हो। ये सारे सेट के एलिमेंट्स, मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स बोले जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे कि ए, बी, सी एटसेट्रा। जो सेट होता है ना वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सेट बनाया है तो इस सेट का नाम मैंने वी रख दिया, तो वी यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी एटसेट्रा। अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हमेशा स्मॉल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर्स ही लिखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बड़े लिख दिए ए, ई, आई, ओ, यू, नहीं, स्मॉल लेटर से ही लिखना है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद ब्रेसेस। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सेपरेट किए जाते हैं कॉमा से। जैसे ये 5 थे तो मैंने इनके बीच में कॉमा लगाया ना, कॉमा लगा के इनको सेपरेट किया ए, ई, आई, ओ, यू। और ये एनक्लोज किए जाते हैं, मतलब कि ये कवर किए जाते हैं ब्रेसिस से। ये जो ब्रैकेट होता है ना, कर्वी ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से शुरू करके इसी से बंद किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना जो अंदर हैं ये आपके किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। ऑर्डर आगे पीछे होने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ए, ई, आई, ओ, यू लिख दिया तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं इसका ऑर्डर चेंज करके, मेरा मन कर रहा है कि मैं ई पहले लिख दूं तो ई लिख दूंगा, फिर मैं ए लिख दूंगा, फिर मैं ओ लिख दूंगा, फिर मैं आई लिख दूंगा, फिर मैं यू लिख दूंगा। तो इसमें ऑर्डर से कोई टेंशन नहीं है, आपके एलिमेंट्स सारे ठीक होने चाहिए, ऑर्डर चाहे कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इसमें जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। जो एलिमेंट होता है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में। जैसे यहां भी आप देख रहे हो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 है ना, तो ये 5 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ओ को 2 बार लिख दो या यू को 2 बार लिख दो, रिपीट नहीं होने चाहिए। अब इस रिपीट वाले पॉइंट को मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं नेक्स्ट एग्जांपल में, उसमें आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके बी एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। एक सेट बनाना है जिसके अंदर ये जो स्कूल वर्ड लिखा हुआ है ना, इसके ये जो लेटर्स है इसका सेट बनाना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। पहले तो मैं सबसे पहले इस सेट का कोई नाम रखता हूं। लेट्स सपोज मैंने के रख दिया इस सेट का नाम। उसके बाद ये ब्रेसेस बनाऊंगा मैं। अब जो जो वर्ड्स इसके अंदर आए हैं, जो लेटर्स इसके अंदर आए हैं, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लेटर्स है इसके अंदर।
तो यहां पहला जो लेटर है वो क्या है, एस। तो एस स्कूल बनाने के लिए एक तो एस लेटर की जरूरत पड़ रही है, तो यहां पे मैंने एस लिखा। फिर सी की जरूरत पड़ रही है, फिर एच की जरूरत पड़ रही है, फिर ओ की जरूरत पड़ रही है। अब यहां समझिए बात को, यहां पे 2 बार ओ है ना, तो आपको सेट के अंदर 2 बार नहीं लिखना। यही है इस पॉइंट का मतलब कि अगर आपके एलिमेंट्स में कोई चीज 2 या 2 से ज्यादा है ना, तो वो आपको एक ही बार लिखनी है। यहां पे ऐसा नहीं है कि आप 2 बार ओ लिख दोगे, नहीं, ओ का यूज हो रहा है ना इस वर्ड को बनाने में, तो आप ओ एक ही बार लिखोगे, एल, और ये एल हो गया। तो बेसिकली इसके अंदर 5 ही लेटर्स हैं, उन 5 लेटर्स का ही यूज किया जा रहा है ये वर्ड बनाने के लिए। तो ये है इस लास्ट पॉइंट का मतलब, एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। यहां रिपीट नहीं होता है एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है ना, तो वो आपको सेट के अंदर एक ही बार लिखना है। अब इसको क्लोज कर देंगे। तो ये बेसिकली सेट को लिखने का तरीका है रोस्टर फॉर्म में, और इसके जो मेन पॉइंट्स है वो आप सारे समझ गए होंगे यहां पे कि सेट को लिखते वक्त किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जस्ट समझने के लिए। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का एक सेट बनाइए। चलिए बना देते हैं। सबसे पहले मैं सेट का नाम लिख लेता हूं, एस लिख लिया मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर मैं ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा। अब ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 और 4 नेचुरल नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, और यहां 5 से छोटे ले लें ना, तो 1 2 3 4 ये 4 ही आएंगी। तो 1 2 3 और ये 4 खत्म, ये एनक्लोज कर दिया मैंने। अब यहां पे जो बी एग्जाम्पल था ना, इसमें आप ये सोच रहे होगे कि मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, तो यहां पे मैंने कैपिटल लेटर क्यों लिख दिया। तो आप इस बात को भी समझना कि कैपिटल लेटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां क्वेश्चन में भी ना आपको ये कैपिटल लेटर में ही दे रखा है, और यहां कॉमा भी लगा हुआ है, यानी जैसा यहां पे लिखा है ना एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स आपको यहां पे कॉपी करने हैं। और इस वाले सी वाले एग्जाम्पल में यहां ना तो कोई छोटा लेटर है और ना कोई बड़ा लेटर है, क्योंकि यहां पे नंबर्स है, और नंबर्स में तो स्मॉलर और जो जैसे ही अल्फ़ाबेट में स्मॉलर काउंट होती है और ब्रिगर होती है, ऐसा इसमें तो कुछ होता नहीं है, यहाँ तो नंबर्स ही होते हैं। हाँ, इसका ऑर्डर आप अलग कर सकते हो, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऑर्डर आगे पीछे कर सकते थे। आप 2 लिखना चाह रहे हैं, पहले 2 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से नेक्स्ट इसमें जो दूसरी फॉर्म होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको एलिमेंट्स नहीं लिखने होते हैं, ध्यान देना, ब्रेसिस के अंदर जो ब्रैकेट बनते हैं वहां पे एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं, वहां पे एक लैंग्वेज लिखी जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अभी अभी मैंने पीछे ये वाला एग्जांपल करवाया ना, जहां पे वॉवल्स का सेट बनाया था, AEIOU, ये था वो सेट। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो नाम तो लिखेंगे जैसे हमने वहां पे लिखा था, सेम वैसे ही ये मैंने सेट का नाम लिख दिया है, इज इक्वल टू, और ब्रेसिस भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे वहां पे बनाया था, ये मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब यहां पे आप ये एलिमेंट्स नहीं लिखोगे, यहां पे एक लैंग्वेज लिखोगे। लैंग्वेज किस तरह से लिखी जाएगी देखिए, सबसे पहले आप लिख दोगे ऐसे x, और फिर ये 2 डॉट्स, x सच दैट, ये जो डॉट्स होती है ना 2, इसका मतलब होता है सच दैट, यानी इस ब्रैकेट के अंदर ना आपको x है, x कुछ चीजें हैं, और वो जो x है ना वो क्या है वही आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो x सच दैट X is a vowel in the English alphabet। बस खत्म, ब्रेसिस बंद।
देखा आपने, एलिमेंट नहीं लिखे हैं यहाँ पे लैंग्वेज ही लिखी है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है ना, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, बस एग्जैक्टली यही लैंग्वेज लिखनी है। आपको इस तरह से दिखाना है कि यहाँ पे कुछ हैं, कुछ जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें आप एक्स बोल रहे हो, और वो जो एक्स है वो क्या है, वो वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी जाती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। यही आपने पीछे भी किया था, 5 से छोटे सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट। तो ये तो था पहली वाली फॉर्म में जो कि रोस्टर फॉर्म थी, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स थे। लेकिन अब आप लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखोगे। तो पहले सेट का कोई नाम, जैसे वहाँ पे नाम रखा था ऐसे यहाँ पे भी रख लेंगे। ये मैंने सेट का नाम एस रख लिया, ये ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक्स लिखूंगा, एक्स सच दैट, एक्स है इसके अंदर, ये चीजें एक्स बोल रहा हूं मैं इनको, और ये है क्या, बस वही लैंग्वेज लिख देनी है मेरे को। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ब्रेसेस बंद। तो जो यहां लैंग्वेज में लिखा है जस्ट आपको वही लिखना है, बस आपको ब्रैकेट लगाना है, सेट का नाम लिखना है और यहां पे एक्स और ये सच दैट का निशान लगाना है। ये दो तरीके होते हैं सेट को लिखने के। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स। तो इसके अंदर दो सिंबल होते हैं और उनके क्या मीनिंग होते हैं वो समझते हैं। ये जो साइन आप देख रहे हो ना, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ऐसे सीसा बना हुआ है और यहाँ छोटा सा डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर इसको हम काट दें, यहाँ से बीच में से ऐसे काट दिया ना, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, यानी इससे बिलोंग नहीं करता है। अब ये साइन कहाँ यूज होते हैं, ये सेट के अंदर ही यूज होते हैं एलिमेंट्स को बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे सेट बनाया हुआ है वॉवल्स वाला कि ये सेट है AEIOU, ये वॉवल्स का सेट है। अब यहाँ मेरे को दिखाना है कि इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो इस सेट V से बिलोंग करते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, A बिलोंग्स टू V। अब क्योंकि जो A है ये V सेट का एक एलिमेंट है, जब V सेट का एलिमेंट है यानी कि A V से बिलोंग करता है। ऐसे ही जो E है, E बिलोंग्स टू सेट V, I belongs to set V, O belongs to set V, U belongs to set V। तो जो चीज बिलोंग कर रही है, जो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये साइन लगेगा। अब डज नॉट बिलोंग का एग्जांपल देखिए, अगर यहां पे मैं ऐसे लिख दूं P और मुझे दिखाना हो कि P बिलोंग करता है V से या नहीं करता, तो P तो नहीं आता इस सेट के अंदर। ये जो सेट का नाम मैंने V लिखा है इसके अंदर तो AEIOU है, बस P तो नहीं है। तो मैं लिखूंगा P डज नॉट बिलोंग टू V। अब डज नॉट बनाने के लिए ये बिलोंग है ना जो, इसी को काट दूंगा मैं, या कुछ और लिख दूं। M का पूछा जाए मेरे से कि क्या M इस सेट V से बिलोंग करता है, तो M तो नहीं है इस सेट के अंदर, तो मैं कह दूंगा M डज नॉट बिलोंग टू सेट V। तो ये दो साइंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका, सेट्स यूज्ड पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। अब जैसे आपके ये सेट्स है ना, मैथ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सेट्स हैं जिनको ऑलरेडी वो बना के रखे हुए हैं, मतलब मैथ्स में उनका जो यूज है ना वो इस तरह से होता है। जैसे n है, n द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब मैथ्स के अंदर जब भी आपके यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कहीं पे n आएगा ना, तो उसका मतलब ये होगा कि ये सेट है किसका, ऑल नेचुरल नंबर्स का। सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना उनका सेट है, उसे n से डिनोट किया जाता है। तो जैसे नेचुरल नंबर्स यही तो हो गए 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, तो ये n से डिनोट होता है। z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको z से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स में आते हैं आपके सारे प्लस के नंबर, सारे माइनस के नंबर और जो जीरो होता है, तो ये सारे के सारे z से डिनोट किए जाते हैं। q द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स,
रैशनल नंबर्स होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ना, उन सब को, चाहे वो प्लस के हैं चाहे माइनस के हैं, उन सब को क्यू से डिनोट किया जाता है मैथ्स के अंदर। आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के अंदर ऑल नंबर्स होते हैं, सारे तरह के नंबर, जितने भी तरह के नंबर होते हैं ना, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, उन सब को आर से डिनोट किया जाता है। Z प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं आपके प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, लेकिन जो सिर्फ प्लस के इंटीजर्स है ना, उन्हें Z प्लस से डिनोट किया जाता है, Z प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ऐसे रैशनल नंबर आपके प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, तो जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं उन्हें Q प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। R प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उन्हें R प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन था। जो कुछ भी इसके अंदर मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चंस आने हैं। इंट्रोडक्शन खत्म, क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।